अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम एडवांस रिसर्च मेथड की बुक में जिसकी ऑथर का नाम है ज़ेकमेंड, चैप्टर नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं, द बिजनेस रिसर्च प्रोसेस एंड ओवरव्यू। और लेक्चर नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे, द स्टेजेस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को प्रॉपरली स्टार्ट कर लूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। अ, आज हम स्टेजेस इन द रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस में। पहला स्टेप है डिफाइनिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट वन हैज़ फॉर्मुलेटिंग द कंक्लूजन एंड प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स। तो इन तमाम स्टेप्स को अब हम एक डायग्राम से भी पढ़ेंगे और फिर हम इंडिविजुअली हर एक स्टेप को पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं इन स्टेप्स को एक्सप्लेन कर लूँ, यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स है जिसको हम फॉरवर्ड लिंकेज एंड दूसरा हमारे पास है बैकवर्ड लिंकेज। तो फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज का क्या मतलब है, पहले ज़रा इसको पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे पास इधर इस रिसर्च प्रोसेस में टोटल 6 स्टेप्स हैं। तो जब हम पहला स्टेप करते हैं और दूसरे स्टेप पे चले जाते हैं, तो पहला वाला स्टेप हमारे लिए अर्लियर स्टेज है और जो नेक्स्ट वाला स्टेज है तो उसको हम लेटर स्टेज कहते हैं। तो इस रिसर्च प्रोसेस में एक्चुअली इस पहले स्टेज का नेक्स्ट स्टेज पर जब इन्फ्लुएंस होता है और नॉर्मली होता है, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेप्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो जब अर्लियर स्टेज का लेटर स्टेज पे इन्फ्लुएंस होता है रिसर्च प्रोसेस में, तो इसको हम फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। लाइक डिफाइनिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव का अगर इन्फ्लुएंस है सैम्पलिंग के ऊपर, तो ये हमारे पास है फॉरवर्ड लिंकेज। और अगर सैम्पलिंग का इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है रिसर्च ऑब्जेक्टिव के ऊपर, तो इसको हम बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं, क्योंकि ये बैकवर्ड सेंस में एसोसिएशन होता है इसका सैम्पलिंग का रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज दोनों को हमने डेवलप करना होता है रिसर्च प्रोसेस में, कि क्योंकि हर एक स्टेप का अगले स्टेप के साथ अटैचमेंट होता है, एसोसिएशन होता है और डिपेंड करता है। हर अर्लियर स्टेज का इन्फ्लुएंस होता है हर लेटर या नेक्स्ट स्टेज का के ऊपर, और हर लेटर स्टेज का इन्फ्लुएंस होता है हर अर्लियर स्टेज के ऊपर। तो ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, रिसर्च प्रोसेस में, हम ये कहते हैं कि हमने इसके साथ साथ फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज, ये दोनों हमने साथ साथ में डेवलप करने होते हैं। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि ये दो किस्म के लिंकेजेस हमने डेवलप करने होते हैं बिटवीन द स्टेजेस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। आगे अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक्चुअली एक फ्लो चार्ट है बिजनेस रिसर्च प्रोसेस का, कि बिजनेस रिसर्च को हम कैसे कैरी आउट करते हैं और इसको कैसे इनिशिएट करते हैं। तो जिस तरह ऊपर भी हमने आपको उस ग्राफ में, डायग्राम में बता दिया कि रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है एक्चुअली रिसर्च ऑब्जेक्टिव से। जब हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें, तो ये हमारे बिजनेस रिसर्च का पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस है। लेकिन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को हम उस वक्त तक डिफाइन नहीं कर सकते कि जब तक हमें अपने डिसीजन के बारे में पता नहीं हो कि हमने कौन सी डिसीजन लेनी है, क्योंकि बिजनेस में हम यूजुअली डिसीजन मेकिंग करते हैं। और इससे पहले वाले टॉपिक में भी हमने, लेक्चर 1 में भी हमने यही पढ़ा था कि द डिसीजन मेकिंग एंड द टाइप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है बिजनेस में, और उसी रिसर्च ऑब्जेक्टिव का जो बेस होता है वो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग होता है। तो सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग को डिफाइन करते हैं, फिर हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, और फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम रिसर्च हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं। तो पहला स्टेप रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, दूसरा रिसर्च डिज़ाइन, तीसरा सैम्पलिंग, चौथा डेटा कलेक्शन, पांचवा डेटा एनालिसिस, और लास्ट स्टेप जो 6 स्टेप है वो कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग है। तो इन तमाम स्टेप्स के अंदर
हमने फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज डेवलप करना होता है, क्योंकि हर लेटर स्टेज अर्लियर स्टेज के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए इंटरडिपेंडेंसी है और इन स्टेप्स के दरमियान इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द स्टेजेस, तो ये हमने मेंटेन रखना होता है। तो तब जाके आपका ये बिजनेस रिसर्च प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसकी कंप्लीट ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करते हैं फ्लो चार्ट ऑफ द बिजनेस रिसर्च प्रोसेस की डायग्राम में, जिस तरह लिखा हुआ है इन्होंने कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लूँ। अच्छा, अब ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फिर डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, जब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं तो फिर उसके बाद हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टेक्निक को सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टेक्निक होगा, एक्सप्लोरेटरी होगा, या वो डिस्क्रिप्टिव होगा, या वो कॉजल होगा। ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो खामखा एक्सप्लोरेटरी हो, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तो फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन सफिशेंट अवेलेबल है तो फिर हम कॉजल रिसर्च को कैरी आउट करते हैं, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट एसोसिएशन भी कहते हैं। तो कॉजल स्टडीज़ को फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एक्सप्लोरेटरी नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी हमने इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है, या हमने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया हुआ है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टेक्निक, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है और कंप्लीट एम्बेगविटी है। जब कंप्लीट एम्बेगविटी हो तो फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम कैरी आउट करते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए फिर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। जब भी हम रिसर्च को कैरी आउट करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च में हम फिर सेकेंडरी डेटा को भी ले सकते हैं, लाइक हिस्टोरिकल डेटा। इससे पहले किसी ने रिसर्च कंडक्ट किया होता है, तो या किसी ने ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो हम उसी इन्फॉर्मेशन को बेस बना के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, या हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह प्रीवियस रिसर्च है, जिसको हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर एक्चुअली क्या है कि ऑलरेडी किसी ने रिसर्च किया हुआ है और उसने कंक्लूजन डिराइव किया है, और हम उसी की कंक्लूजन को बेस बना के फिर अपनी रिसर्च को कैरी आउट करते हैं। एक्सपीरियंस सर्वे है, केस स्टडी है। जब हम ये डिसाइड करते हैं तो एक्चुअली जब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमने डिफाइन किए, तो वही रिसर्च ऑब्जेक्टिव असल में हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, प्रॉब्लम डिफिनेशन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उसी रिसर्च ऑब्जेक्टिव में हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन किया होता है। तो सबसे पहले क्या है, डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टेक्निक, फिर उसमें ये 4। ये अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में इंडिविजुअली पढ़ेंगे यार को। और नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक रिसर्च मेथड। जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाए तो फिर बेसिक रिसर्च मेथड को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो रिसर्च मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि हम इस रिसर्च को कैसे कंडक्ट करेंगे, या हम सर्वे करेंगे। सर्वे में फिर इंटरव्यू अलग है, क्वेश्चनियर अलग है, कि हम इंटरव्यू के भी फिर 2 टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं, फुली स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। इसी तरह क्वेश्चनियर के ज़रिए से भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम डेवलप कर, उसके ज़रिए से हम लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं। एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में हम इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करेंगे या फील्ड में हम जाएंगे। इसी तरह हम सेकेंडरी डेटा स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और जब ये रिसर्च मेथड डिफाइन हो जाए तो फिर उसके बाद हम सैम्पलिंग की तरफ आ जाते हैं। फिर पॉपुलेशन और सैम्पलिंग अलग एक डिबेट है। सैम्पलिंग एक्चुअली पूरे पॉपुलेशन में से जब हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। फिर सैम्पलिंग के 2 टाइप्स है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में फिर क्लस्टर्ड सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, और इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फिर हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, स्नोबॉलिंग टेक्निक है, पर्पसिव सैम्पलिंग है। तो फिर हम इन मुख्तलिफ अप्रोचेस को यूज़ करके या प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से एक सैम्पलिंग मेथड को सेलेक्ट करके हम पूरे पॉपुलेशन में से
कुछ ख़ास किस्म की रिस्पोंडेंट्स को या सैम्पल्स को सेलेक्ट करके पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो डाटा गैदरिंग है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो वो डाटा हमारे पास दो किस्म का हो सकता है, या तो वो प्राइमरी होगा या वो सेकेंडरी होगा। प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि हम फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट से। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो कि ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हो और वो किसी जगह पे उसने प्रोवाइड की हो। फिर हम उसी डेटा को प्रोसेस करते हैं, एडिटिंग एंड कोडिंग द डेटा। कोडिंग का ये मतलब है कि जब इंटरव्यूज़ आपने कलेक्ट की है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं रिस्पोंडेंट के साथ, तो उन्हीं इंटरव्यूज़ से फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कोडिंग की शक्ल में लेकर आना है। या अगर वो क्वेश्चनियर है या आपने लिकर्ट स्केल के ऊपर डाटा कलेक्ट किया है, तो फिर हमने उसको एक्सेल शीट में कोडिंग के ज़रिए से रिकॉर्ड करना होता है। और फिर उसके बाद हमने उसको स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, स्टेटा, क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर्स अलग है, क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर्स अलग है। तो फिर वो एनालिसिस पर्पस के लिए हम उसी डेटा को प्रोसेस करके उसकी एनालिसिस करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। लाइक मल्टीपल रिग्रेशन होता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस होता है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है, या हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ पर, या हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपको मैंने टेक्निक्स बता दी है एनालिसिस के, हम ये यूज़ करके डेटा में हम रीजनिंग करके वहाँ पर फिर हम उसके कंक्लूजन डिराइव करते हैं। और फिर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स करते हैं, जो हमारे फाइंडिंग्स होते हैं उसी की हम इंटरप्रिटेशन और इवेल्युएशन करते हैं। और फिर हम उसी से कंक्लूजन डिराइव करते हैं, और फाइनली फिर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम अपने टॉप लेवल मैनेजर के साथ या हम अपने पब्लिक के साथ उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो डायमंड शेप में जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, लाइक ये है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टेक्निक, और हमारे पास सिलेक्शन मेथड है। तो ये एक्चुअली वो स्टेजेस है जो कि रिसर्च प्रोसेस में ऊपर मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे यही वो स्टेजेस होते हैं जो बेसिक हमने किसी रिसर्च प्रोसेस में कैरी आउट करने होते हैं। तो आइए अब इसको इंडिविजुअली जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि लेक्चर हमारा इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो ये है कि आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर लो। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हो सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैं आपको एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हम नए मार्केट में कैसे एंटर हो सकते हैं, और हमारे लिए नए मार्केट्स में, न्यू मार्केट्स में एंटर होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, और हम इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाइक एक दूसरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि पॉलिसी में हमने कुछ चेंजेस ला दिए हैं, और अब उस पॉलिसी चेंज की वजह से एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, तो उसको हम अगर देखना चाहते हैं तो ये हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टू टेस्ट द इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिसी चेंज ऑन द एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारे पास एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमारा पहला स्टेज होता है किसी भी बिजनेस रिसर्च प्रोसेस में। नेक्स्ट, जिस तरह हमने बता दिया आपको कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में हमारा जो क्वेश्चन है टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ पॉलिसी चेंज ऑन द एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन, तो अब इसी के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है ताकि उस इंफॉर्मेशन को बेस बना के हम डिसीजन कर सकें, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग के लिए अब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कैरी आउट करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम तब कंडक्ट करते हैं जब हमारे पास कंप्लीट एम्बेगिटी हो, बिल्कुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ऑन हैंड, तो हम एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च को कैरी आउट करते हैं। यहाँ पर बिजनेस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। उन 4 मेथड्स में से पहला है प्रीवियस रिसर्च, पायलट स्टडी, केस स्टडी और एक्सपीरियंस सर्वे। तो पहला हम पढ़ते हैं प्रीवियस रिसर्च। प्रीवियस रिसर्च को इन अदर लैंग्वेज हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। और व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली ऑलरेडी किसी और रिसर्च का
पब्लिश्ड वर्क होता है। जो पब्लिश्ड वर्क का ये मतलब है कि उसने रिसर्च कंडक्ट किया था और फिर उसी रिसर्च से उसने कंक्लूजन डिराइव किया और फिर उसी को पब्लिश किया, तो वो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है। हाँ, या वो पीरियाडिकल रिपोर्ट्स की शक्ल में या बुक्स की शक्ल में या वो डिस्कशन थ्योरी की शक्ल में या वो एम्पेरिकल रिजल्ट्स की शक्ल में अवेलेबल होता है, तो उसी से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर हम डिसीजन मेकिंग में उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बिजनेस रिसर्च में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक सोर्स होता है तो वो प्रीवियस रिसर्च होता है, और प्रीवियस रिसर्च को हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, जो कि पब्लिक अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर। दूसरे हमारे पास है पायलट स्टडी। पायलट स्टडी एक्चुअली स्मॉल स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट होता है कि जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम फुल स्टडी में कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये हम स्मॉल स्केल से कलेक्ट करते हैं पायलट स्टडी में। अ, वो थोड़े लोगों से कलेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि आया ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो रेलेवेंट है या नहीं, तो फिर उसके उसके बाद हम उसको फुल स्टडी में यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो पायलट स्टडी वो स्टडी होती हैं जो कि हम स्मॉल स्केल पे करते हैं, और एक्सप्लोरेटरी स्टडी या कॉजल या डिस्क्रिप्टिव फिर वो होगी जो कि हम फुल स्टडी में फिर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। पायलट स्टडी को सम टाइम हम प्री टेस्ट भी कहते हैं। प्री टेस्ट एक्चुअली वही जिस तरह मैंने आपको स्मॉल स्केल रिसर्च के बारे में बता दिया, तो इसी तरह प्री टेस्ट भी है। इट इज़ एक्चुअली अ स्मॉल स्केल स्टडी इन विच द रिजल्ट्स आर ओनली preliminary and intended only to assess the design in design of a subsequent study। ये हम सिर्फ इसीलिए हासिल करते हैं ताकि नेक्स्ट हम जो फुल स्टडी करेंगे उसके लिए ये एक गाइड बन जाता है, ताकि ये हमें सपोर्ट करे फुल स्टडी के लिए। कभी कभी पायलट स्टडी में हम फोकस ग्रुप इंटरव्यू को भी कंडक्ट करते हैं। फोकस ग्रुप इंटरव्यू में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 लोग होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डिस्कशन करते हैं। कुछ इसीलिए अगर हम उसके सामने कोई टॉपिक रख देते हैं और वो पार्टिसिपेंट उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और वहाँ पर एक मॉडरेटर होता है जो कि यूजुअली उनको गाइड करता है और उनको डिस्कशन को वो मॉडरेट करता है और उनको गाइड करता है कि आपने अपनी इस डिस्कशन को कैसे आगे मूव करना है। तो फोकस ग्रुप इंटरव्यू, प्री टेस्ट और पायलट स्टडी ये एक्चुअली वो अप्रोचेस है कि जिन अप्रोचेस के ज़रिए से हम अपने रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप कैसे अपनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करने के लिए जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले डिसीजन स्टेटमेंट होता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स और फिर उसके बाद हाइपोथेसिस। लाइक ये एक हाइपोथेसिस है, इन्होंने यहाँ पर H1 लिखा है। H1 एक्चुअली डिनोट करता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, और एक H0 होता है जो कि नल हाइपोथेसिस होता है। तो नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, लाइक देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल ए एंड बी। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल ए एंड बी। तो ये एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। द मोर आवर्स पर वीक अ पर्सपेक्टिव स्टूडेंट वर्क्स, द मोर फेवरेबल द एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनलाइन MBA क्लास ऑफरिंग्स। जितना कोई स्टूडेंट पर वीक उसका कमिटमेंट होता है स्टडी में, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करता है, तो उसी फिर उतना ही एक फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप होता है उसका कि वो ऑनलाइन क्लासेस हम उनके लिए ऑफ़र करें। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो अवॉइड करते हैं, और तभी कोई उसको सीरियसली ले सकता है जब वो प्रैक्टिकली अपनी स्टडी आवर्स में इंगेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ता हो। तो इन नीचे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि सबसे पहले अगर हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करना चाहते हैं तो उससे पहले हमने डिसीजन स्टेटमेंट को डेवलप करना होगा, और फिर उसके बाद हाइपोथेसिस। ये हमारे पास एक डिसीजन स्टेटमेंट है कि इन व्हाट वेज कैन वी इम्प्रूव आवर सर्विस क्वालिटी।
हम अपनी बिजनेस की प्रोडक्ट में या हम अपनी बिजनेस की सर्विस क्वालिटी को कि हम अपनी कस्टमर्स को कैसे प्रोडक्ट्स हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो सर्विस क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर ले। तो ये एक्चुअली हमारा एक डिसीजन स्टेटमेंट है, ये हमने एक डिसीजन करना है। तो इस डिसीजन के लिए हमारे पास अब एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, और वो ये है कि आइडेंटिफाई द टॉप फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू कस्टमर्स परसेप्शन, कि एक्चुअली वो कौन से फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से कस्टमर्स की परसेप्शन हमारी कंपनी के बारे में पॉजिटिव बन जाता है। तो ये एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और ये इसका हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस में एक्चुअली फिर हम मेंशन कर लेते हैं कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों के साथ, लाइक कैसे क्लीनलीनेस इज रिलेटेड पॉजिटिवली टू कस्टमर सर्विस क्वालिटी सर्विस परसेप्शन। जब साफ सुथरा माहौल होगा तो फिर सर्विस क्वालिटी के बारे में जो कस्टमर का परसेप्शन है वो भी डेवलप हो जाता है, और हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। क्राउडिंग इज रिलेटेड नेगेटिवली टू कस्टमर सर्विस क्वालिटी परसेप्शन, कि सर्विस क्वालिटी के बारे में कस्टमर का अगर कोई परसेप्शन आप डेवलप करना चाहते हैं तो फिर आप क्लीनलीनेस को मेंटेन कर लें। लेकिन क्राउडिंग, कभी कभी क्राउड क्रिएट करने से फिर कस्टमर की सर्विस क्वालिटी के बारे में मिसपरसेप्शन क्रिएट हो जाता है। तो इधर देख लें, ये हमारे पास अब डिसीजन स्टेटमेंट हो गया। उसी डिसीजन स्टेटमेंट से हमने एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव डेवलप किया, और फिर उसी रिसर्च ऑब्जेक्टिव से हमने दो किस्म के हाइपोथेसिस डेवलप किए। ये हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ये भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, लेकिन इसको नल हाइपोथेसिस कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमने स्टेटमेंट को निगेट किया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च डिज़ाइन, इसको हम मास्टर प्लान कहते हैं। रिसर्च डिज़ाइन इज़ एक्चुअली अ मास्टर प्लान के जिसमें हम तमाम किस्म के वो मेथड्स और प्रोसीजर्स कि हम कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसी डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे, फिर उसी डेटा से हम डेटा के ऊपर हम कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे, या वो यूनिवेरिएट एनालिसिस होगा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस होगा, मल्टीपल रिग्रेशन होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम उनसे निकालेंगे। तो इन तमाम बातों का जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो हम रिसर्च डिज़ाइन में करते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ एक्चुअली अ मास्टर प्लान फॉर द होल रिसर्च प्रोसेस, जिसमें हमारे जितने भी मेथड्स और प्रोसीजर होता है डाटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए वो हम इधर डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो इसके साथ एक रेलेवेंट सब टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू सेलेक्ट द बेसिक रिसर्च मेथड। बेसिक रिसर्च मेथड हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक कहते हैं कि देयर इज़ नो परफेक्ट रिसर्च मेथड, कोई ऐसा परफेक्ट रिसर्च मेथड नहीं है, क्योंकि हर नेक्स्ट रिसर्च मेथड के साथ फिर रिसर्च डिज़ाइन चेंज हो जाता है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट से भी हम क्लियरली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यू कैन नॉट पुट द सेम शू ऑन एवरी फुट, यू कैन नॉट पुट द सेम शूज ऑन एवरी फुट, कि आप सेम शू को हर एक की पाँव पे तो फिट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हर एक रिसर्च का अपना एक रिसर्च डिज़ाइन होता है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है सर्वे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इनएक्सपीरियंस्ड रिसर्चर जो है वो सिंपली कहते हैं कि अगर आपने डेटा कलेक्ट करना है तो रिसर्च मेथड में एक डेटा कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो सर्वे है। सर्वे के ज़रिए से आप सैंपल से इंटरव्यू ले लें, और फिर उसी इंटरव्यू में आप या तो आप उनकी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर लें, डिफरेंट तरीक़ों से आप उनकी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो सर्वे में हम ऑब्ज़र्वेशन स्टडी भी कर सकते हैं और सर्वे में हम इंटरव्यू भी ले सकते हैं। ऑब्ज़र्वेशनल स्टडी का ये मतलब है कि आप अपने रिस्पोंडेंट्स को, सैंपल्स को आप ऑब्ज़र्व कर लो और उनकी बिहेवियर्स को आप नोट कर लो अपने साथ। तो जो डाटा आपको चाहिए तो वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक गैलप और हैरिस ऑनलाइन मशहूर है इसलिए तो कि वो पॉलिटिकल सर्वेस कंडक्ट करते हैं। सम टाइम उनकी गैलप की पॉलिटिकल सर्वे के ऊपर लोग ये प्रेडिक्ट भी करते हैं
लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में, लाइक यूएसए में, फिर वो इस गैलप सर्वेज को यूज़ करते हैं अपनी पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, कि डेमोक्रेटिक विन करेगा या रिपब्लिकन विन करेगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा रिलायबल सर्वेज होते हैं कि उनकी सर्विस के ऊपर फिर लोग बड़े बड़े डिसीजन करते हैं और उसी के ऊपर लोग स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन, नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक इसमें है कि बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन नहीं है, देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन, वो तो एक्चुअली डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिसर्च डिज़ाइन। सर्वे अगर नहीं है, आप कोई इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं, इंटरव्यू में भी फिर अगर आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जिस तरह मैंने बता दिया, एक पॉपुलेशन और एक सैम्पलिंग है। पॉपुलेशन हम पूरी की पूरी रिस्पोंडेंट्स को कहते हैं कि अगर हम उनसे डाटा कलेक्ट कर ले तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉपुलेशन में से हम स्मॉल पोर्शन को एज अ सैम्पल लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग के फिर हमारे पास दो बड़े बड़े मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जब हम अपनी पूरी की पूरी लार्जर पॉपुलेशन से एक सबसेट लेते हैं सैंपल का, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। यहाँ पर इसका डिफिनेशन भी इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सैम्पलिंग है। जब हम सैम्पलिंग कर लेते हैं कि एक्चुअली हमने किन लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, तो सैम्पलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सैम्पलिंग में ही एक्चुअली हम ये डिसाइड करते हैं कि जब हम कुछ लोगों को स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल पॉपुलेशन जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसी सैम्पलिंग के ऊपर हम कंक्लूजन डिराइव करते हैं, उसी को फिर हम टेस्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया है, अब ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सैंपल अगर आपने ठीक सेलेक्ट नहीं किया, तो फिर आपकी रिसर्च में बायसनेस आ जाएगा और मे बी कि आपके रिसर्च का जो रिजल्ट निकल आए वो रिलायबल नहीं हो, वो रिलायबल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें फिर एरर आ गया, आपने गलत सैंपल सेलेक्ट किया है। आपने डेटा किन लोगों से कलेक्ट करना था, ये आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। फिर हमारे पास है गैदरिंग डेटा। जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है, कि मतलब आपने मैरिड लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, आपने अनमैरिड लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, आपने फीमेल से डेटा कलेक्ट करना है, आपने मेल से डेटा कलेक्ट करना है, या आपने कॉलेज के स्टूडेंट से या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से या स्कूल के स्टूडेंट से, तो उसी टारगेट पॉपुलेशन को फिर आपने उनसे आपने एक इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना होता है। गैदरिंग डेटा में फिर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, अनअब्स्ट्रूसिव मेथड्स, जिसको हम कह सकते हैं कि आप अपने रिस्पोंडेंट को डिस्टर्ब ना करें और आप इंफॉर्मेशन को गैदर करें। तो ये तो ऐसा ही पॉसिबल है कि हम किसी को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन से अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अनअब्स्ट्रूसिव मेथड्स। नेक्स्ट हमारे पास है, जब आपने डेटा कलेक्ट किया तो फिर आप उसको प्रोसेस कर लो और उस डेटा को एनालाइज कर लो। प्रोसेस का मतलब है कि आप उस डेटा की कोडिंग कर लो। अगर वो इंटरव्यू की डेटा है, या वो क्वेश्चनेयर फॉर्म में है, या वो ऑब्जर्वेशन फॉर्म में है, आपने उनकी एटीट्यूड्स को नोट किया है, तो कंप्यूटर एक्सेल शीट में हम उसको न्यूमेरिक्स की शक्ल में रिकॉर्ड करते हैं, कोड्स की शक्ल में रिकॉर्ड करते हैं। लाइक अगर आपने लिकर्ट स्केल के ऊपर डाटा कलेक्ट किया है, तो लिकर्ट स्केल में तो मिनिमम 5 स्केल्स होते हैं, लाइक हाईली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री एंड हाईली एग्री। तो फिर हम वहाँ पर 5 कोड्स देते हैं इसको। हाईली डिसएग्री को हम 5, और डिसएग्री को हम 4, और न्यूट्रल को हम 3, और एग्री को हम 2, और हाईली एग्री को हम 1 देते हैं। इसी तरीके से फिर जितने उन्होंने क्वेश्चनियर को जिस तरह फिल किया होता है, अगर हमने उससे एक क्वेश्चन पूछा है और हमने 5 ऑप्शंस उसको दिए थे कि हाईली डिसएग्री से लेके हाईली एग्री के दरमियान में से आपने सिलेक्शन करना है, और उसने वहाँ पर न्यूट्रल को सेलेक्ट किया, तो न्यूट्रल का यही मतलब है कि उसने 3 को सेलेक्ट किया। तो हम 3 एक्चुअली, अब स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, SPSS, स्टेटा, वो एक्चुअली वर्ड्स को नहीं समझते,
वो कोर्स को समझते हैं। तो इसीलिए फिर न्यूट्रल और एग्री और हाईली एग्री और डिसएग्री और हाईली डिसएग्री, इसको हमने 1 2 3 4 5 में हमने डिवाइड करना होता है। इसी तरह अगर हमने डाटा कलेक्ट किया है मेल और फीमेल का और वो डमी वेरिएबल है, तो डमी वेरिएबल में फिर हम 0 फीमेल के लिए डालते हैं और मेल के लिए हम 1 डालते हैं। तो 0 और 1 फिर हम एक्सेल में, या अगर हम उसकी एनालिसिस करना चाहते हैं एसपीएसएस में, तो फिर एसपीएसएस और स्टेटा 0 और 1 को जानता है, वो मेल और फीमेल को नहीं जानता। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एडिटिंग एंड कोडिंग हम करते हैं। जब हमने डेटा को रिकॉर्ड किया तो फिर उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस में मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया कि या तो हम उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यूज़ करेंगे, लाइक कि कितने परसेंट ऑफ द सैंपल यहाँ पे मैरिड है, कितने परसेंट ऑफ द सैंपल यहाँ पे अनमैरिड है। हमने जिन लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस किस्म का एक इंफॉर्मेशन होता है कि कितना परसेंट ऑफ द होल सैंपल हमारे पास कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, कितने स्कूल गोइंग है और कितने यूनिवर्सिटी गोइंग है, कितने डेथ रेशो कितनी है, या 2008 से लेके 2020 तक अगर हम यहाँ पर लिटरेसी रेट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिटरेसी रेट होगा कि 2008 में कितना लिटरेसी रेट था, फिर इसी तरह। तो इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या परसेंट की शक्ल में हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। या हमारे पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस होते हैं, या मल्टीपल रिग्रेशन, या सिंपल रिग्रेशन, या यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ये आगे अगर कोर्स में आ गया तो हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन डेटा एनालिसिस, सून आफ्टर डेटा एनालिसिस के बाद डेटा एनालिसिस का ये मतलब है कि यहाँ पर हम अपनी डेटा को, डेटा में एक्चुअली हम रीजनिंग करते हैं। यहाँ पे हम एक कुछ सवालात यहाँ पे रेज करते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम डेटा को बार बार डिफरेंट डायमेंशन से पढ़ते हैं कि इस डेटा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला। और फिर एनालिसिस के बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है, हाँ, वो कंक्लूजन है कि हम अपनी इस पूरी की पूरी रिसर्च प्रोसेस से क्या कंक्लूजन हमने निकाल दिया। क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव में हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था और जो हाइपोथेसिस हमने डेवलप किए थे कि पॉलिसी चेंज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या असर है, तो क्या उसका एनालिसिस में हमें क्या आंसर मिला कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव पॉलिसी चेंज का एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। तो ये एनालिसिस में हमें इसका आंसर मिल चुका होगा। कंक्लूजन में हम सिर्फ और सिर्फ कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहाँ पे मेंशन करते हैं और फिर लास्ट में हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और उसी रिपोर्ट को फिर हम पब्लिक और टॉप लेवल मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसी रिपोर्ट में हमारा पूरा का पूरा वो रिसर्च प्रोसेस होता है और कंक्लूजन होता है और फ्यूचर रिकमेंडेशंस होते हैं उसके में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बिजनेस रिसर्च प्रोसेस, जो कि एक फॉर्मेट की शक्ल में भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ऊपर ये पूरा का पूरा एक फ़्लो है इसका, और ये जितने भी इंडिविजुअली हमने अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ लिया तो वो यहाँ पर इन्होंने कलेक्टिवली यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिजनेस रिसर्च प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन या एम्बेगविटी है, यू मे प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो and you may ask the question and I will positively reply your questions inshallah. Hope for the best. थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स कर ले और शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।